हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप के बारे में, वर्ल्ड बैंक की वोटिंग पावर्स के बारे में, और वर्ल्ड बैंक जब बना उस टाइम वर्ल्ड बैंक की कैपिटल कितनी थी उस बारे में। तो आज हम ये तीन चीजें डिस्कस करेंगे। लेक्चर 4 है आज हमारा ये। तो आपको मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप प्रीवियस थ्री लेक्चर्स आप जरूर देखें। एंड इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर्स ऐड है, और उसकी आपको मैं लिंक वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगी। जैसे वीडियो खत्म होगा आपको वीडियो के लास्ट में एक एंड स्क्रीन दिखेगी, आपको वहां पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप के बारे में कि वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर है, कितनी कंट्रीज मेंबर है, एंड ये वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप ली कैसे जाती है। ठीक है, देखिए, एनी कंट्री that is member of IMF will automatically become the member of the World Bank। अगर कोई भी कंट्री IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मेंबर बनती है तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक की मेंबर भी बन जाती है। अब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में आपको मैंने बताया था कि जो IBRD है और जो IDA है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पहली दो लिस्टेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। ठीक है, और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और जो बाकी की 3 है वो कौन सी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पर जो आती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, वो कौन सी है मेरे साथ बोलिए जिन्होंने वीडियोस देखी है। तो वो है आपका थर्ड नंबर पर IFC, फिर आपका आता है नीगा, एंड देन आपका आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स। ओके, सो अब आपको IDA और IMF में कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो टर्म्स बार-बार किस लिए आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है, तो जो कंट्री IMF की मेंबर बनती है वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक की मेंबर भी बन जाती है। आप इसको अपोजिट ये भी बोल सकते हैं, आप इनडायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि जो वही कंट्री वर्ल्ड बैंक की मेंबर बनती है या जो कंट्री वर्ल्ड बैंक की मेंबर बनती है वो IMF की भी मेंबर होती है। जिन कंट्रीज ने IMF की मेंबरशिप एक्सेप्ट करी थी वो कंट्री को हम वर्ल्ड बैंक के फाउंडर मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। अब कोई भी मेंबर कंट्री अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन गए तो आपको बने ही रहना चाहिए, आपका मन हो चाहे ना हो, आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप जॉब करते हैं स्कूल में या किसी कंपनी में, वटएवर, आप कहीं भी जॉब करें, लेकिन अगर आपको जॉब से रेजिग्नेशन लेना है या आपको जॉब क्विट करना है तो आपको एक प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। या जैसे स्कूल्स में क्या होता है, हर स्कूल का डिफरेंट रूल होता है, तो आपको मे बी 30 डेज पहले प्रायर नोटिस देना होता है हेड ऑफ द स्कूल को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप अपनी जॉब रेजिग्नेशन लेटर लिखकर आप अपनी जॉब से टर्मिनेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई मेंबर कंट्री सिर्फ ओरली बोलकर ही टर्मिनेट नहीं होती, उसको रिटर्न नोटिस देना होता है अगर वो मेंबरशिप को खत्म करना चाहिए, मेंबरशिप को टर्मिनेट करना चाहिए। क्लियर? आगे देखिए, इफ अ कंट्री फेल्स टू ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ द बैंक इट्स मेंबरशिप कैन बी टर्मिनेटेड। ये था जो फर्स्ट लाइन थी सेकंड पैरा की, इसमें था कि अगर मेंबर अपनी इच्छा से वॉलंटरी अगर वो टर्मिनेशन चाहता है तो। लेकिन दूसरी लाइन में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी मेंबर कंट्री वर्ल्ड बैंक के बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करती तो उस केस में उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं थर्ड पैरा। अब देखिए, जो हमारा IBRD जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इसमें 189 मेंबर कंट्रीज आती है, यानी वर्ल्ड बैंक की हमारी प्रेजेंट 189 मेंबर कंट्रीज हैं। और जो IDA है, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जो उसी के अंदर ही एक आता है छोटा सा पार्ट हमारा, उसमें 173 कंट्रीज है। ईच मेंबर स्टेट ऑफ द IBRD, यानी यहाँ पर जो मैंने आपको फर्स्ट पैरा में बताया था कि जो IMF की मेंबर होती है वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक की मेंबर बनती है, आप उसको इनडायरेक्ट वे में कहा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ईच मेंबर स्टेट ऑफ द IBRD की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो IMF की भी मेंबर होनी चाहिए। बात वही है यहाँ पर जो मैंने आपको फर्स्ट पैरा में बताई। एंड जितनी, यानी हमारी 189 मेंबर कंट्रीज है ना IBRD में, हमारी IBRD में कितनी कंट्रीज है, 189। अब डेफिनेटली जो बच्चा इसको ध्यान से पढ़ रहा है ना, उसके क्वेश्चन पक्का आया होगा दिमाग में। बोलो क्वेश्चन क्या है वो। तो क्वेश्चन ये है बच्चों,
आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए जो ध्यान से पढ़ रहा है कि मैडम कि IBRD और IDA को आपने कहा कि कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, तो IBRD में तो 189 है मेंबर कंट्री, लेकिन IDA में तो 173 है, तो ये जो फिगर है वो अनइक्वल कैसे है? क्वेश्चन आया? यस, आया है क्वेश्चन पक्का कुछ स्टूडेंट्स के मन में, तो उसका सोल्यूशन आपको मैं दे देती हूँ। देखिए, IBRD और IDA को नो डाउट हम कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं 2 से 3 स्टेप बताऊंगी जो आपको ध्यान से सुननी है। पहला स्टेप, जो कंट्री IMF की मेंबर होती है वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक की मेंबर बन जाती है। दूसरी चीज, जो मेंबर कंट्री IBRD की है सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को परमिशन होती है, उन्हीं कंट्री को अलाउ किया जाता है कि वो IDA को क्या कर सके, ज्वाइन कर सके। ठीक है, देखिए मैं अगेन ये लाइन रिपीट करती हूँ, ईच मेंबर स्टेट ऑफ IBRD शुड ऑल्सो बी ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड and only members of the IBRD are allowed to join their institution within the bank जो कि क्या है, IDA। हो गया ना क्लियर? अब देखिए द 5 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स, देखिए अब ये जो हम 5 नेशंस पढ़ने वाले हैं, ये जो 5 स्टेट हम पढ़ने वाले हैं, ये UN की है। ये किसमें आती है? पांचों स्टेट यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है, लेकिन ये पांचों ही स्टेट वर्ल्ड बैंक की मेंबर नहीं है। ये जो 5 यूनाइटेड नेशंस है हमारे, ये मेंबर स्टेट्स है जो, ये वर्ल्ड बैंक की मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये हमारी यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है। और वे कौन कौन सी है? एंडोरा, क्यूबा, लिechtenstein, मोनाको एंड नॉर्थ कोरिया। क्लियर? अब अगली लाइन देखते हैं। अब देखिए जो कोसोवा है, एक सेकेंड, जो कोसोवा है ये UN का मेंबर नहीं है, लेकिन ये IMF का मेंबर है IMF का मेंबर? यस मैम। तो IMF का मेंबर है तो ऑटोमेटिकली किसका मेंबर बन गया? ये वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन गया। और IBRD और IDA को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। और IBRD और IDA वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पहली 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो लिस्टेड है। क्लियर? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वोटिंग पावर्स के बारे में कि वर्ल्ड बैंक की जो मेंबर कंट्रीज उनकी वोटिंग पावर्स कैसे हैं। आप बुक्स में देखेंगे तो आपको वहां पर 2/3 वोटिंग पावर्स दिखा होगा, लेकिन आपको मैं बिल्कुल जो मुझे डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारी चीजें बताऊंगी। 2010 में, ठीक है, जो वोटिंग पावर्स है वर्ल्ड बैंक, इसको रिवाइज किया गया था 2nd टाइम। ठीक है, और इसको रिवाइज किस लिए किया गया? जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपनी आवाज को उठा पाए। जो डेवलपिंग कंट्रीज अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाते हैं, वॉइस उनको इंक्रीज, उनको थोड़ा पावर मिल पाए, जिससे कि उन कंट्रीज के लिए भी कुछ हो पाए काम। जैसे चाइना, जो कंट्री, अब यहाँ पर कंट्रीज की वोटिंग पावर्स दी गई है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो वोटिंग पावर्स यहाँ पर लिखी हुई है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, यानी पहले बढ़ते से घटते क्रम में। पहली वो आएंगी स्टेट, पहली वो मेंबर कंट्रीज आएंगी जिसकी सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है, फिर 2nd नंबर पर वो जिसकी थोड़ी कम है, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, यानी बड़े से छोटे की तरफ हम जाएंगे। देखिए यूनाइटेड स्टेट की सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है, दैट इज 15.85%, जापान की 6.84%, चाइना की 4.42%, जर्मनी की है 4%, यूनाइटेड किंगडम की है 3.75%, फ्रांस की है 3.75%, यानी यूके और फ्रांस के सेम है वोटिंग पावर। इंडिया की 2.91% है, रशिया की 2.77% है, सऊदी अरेबिया की 2.77% एंड इटली की 2.64%। ठीक है, अंडर द चेंजेस नोन एज वॉइस रिफॉर्म फेज 2, जो वॉइस रिफॉर्म आया जो कि फेज 2 था, उसमें जो कंट्री है लाइक साउथ कोरिया, टर्की, मैक्सिको, सिंगापुर, ग्रीस, ब्राजील, इंडिया एंड स्पेन, इनमें ज्यादा सिग्निफिकेंट गेन्स देखने को मिले, ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली कंपैरेटिवली अदर देन चाइना। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, काफी सारी देखिए डेवलप्ड कंट्रीज की वोटिंग पावर्स को हमने कम कर दिया, यानी वर्ल्ड बैंक ने जब रिवाइज किए रूल्स को कम कर दिया। डेवलपिंग कंट्रीज की तो वोटिंग पावर को बढ़ा दिया, कुछ डेवलपिंग, सभी डेवलपिंग कंट्रीज की नहीं बच्चों, कुछ ही डेवलप्ड नेशन, कुछ ही अंडर डेवलप्ड नेशन या कुछ ही डेवलपिंग नेशंस की
वोटिंग पावर को तो इंक्रीज कर दिया, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, या ठीक है, आगे आपको समझ में यहाँ पर। लेकिन डेवलप्ड नेशंस की वोटिंग पावर को कम कर दिया। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन जिसकी पावर को नहीं बढ़ाया गया, वो डेवलपिंग नेशन जिसकी वोटिंग पावर को इंक्रीज नहीं किया, वो कौन सी है? निगेरिया। क्लियर? और जो यूएस है, रशिया है और जो सऊदी अरेबिया है, उनकी वोटिंग पावर जब रूल्स चेंज किए थे 2010 में, तो उस टाइम उनकी वोटिंग पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, उनके वोटिंग पावर्स को कांस्टेंट रखा गया, अनचेंज रखा गया। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा क्रक्स दे देती हूँ। देखिए, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज की वोटिंग पावर्स को इंक्रीज कर दिया, कुछ डेवलपिंग कंट्री लाइक निगेरिया, उनकी वोटिंग पावर को जो है चेंज नहीं किया, यानी उनकी वोटिंग पावर को हमने रिड्यूस कर दिया। और साथ ही साथ डेवलप्ड कंट्रीज की भी वोटिंग पावर को थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया, और कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनकी वोटिंग पावर को अनचेंज रखा गया। ठीक है, अब जब कोई भी चेंज आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, किसी पर्पस को पूरा करने के लिए वो चेंज आता है, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, जो परिवर्तन है हमारी प्रकृति का नियम है, तो जो चेंजेस है वो तो होते हैं, और हर चेंज के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। तो जो चेंजेस लाए गए बच्चों, जो चेंजेस लाए गए किस लिए लाए गए बता सकते हैं? इस चेंजेस को लाने के पीछे क्या गोल था? वोटिंग को यूनिवर्सल करना। वोटिंग को क्या करना? यूनिवर्सल करना, स्टैंडर्ड्स की टर्म में, रूल्स की टर्म में, ऑब्जेक्टिव्स की टर्म में, और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ सके, कोई भी चीज छिपी हुई ना हो, मेंबर कंट्री से सारी चीज मेंबर कंट्री को क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, एक पारदर्शिता है सिस्टम के अंदर, वोटिंग सिस्टम के अंदर। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर इस वोटिंग के अंदर चेंज लाया गया। अब डेवलपिंग कंट्रीज की जो वॉइस है वो इंक्रीज हो गई, किसके थ्रू? पूल मॉडल के थ्रू। अब ये पूल मॉडल क्या है? सारी डेवलपिंग कंट्रीज यही चाहती है कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। ठीक है, सभी का पर्पस एक था, तो सभी ने अपनी वॉइस को क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया। उसको क्या कहा गया? पूल मॉडल कहा गया, जिसमें यूरोप ने भी अपना हिस्सा लिया। एडिशनली जो वोटिंग पावर है वो बेसिकली इकोनॉमिक साइज पर बेस होती है, यानी हर कंट्री की इकोनॉमिक पावर डिफरेंट होती है, नो डाउट। ठीक है, और उसकी वोटिंग पावर किस पर डिपेंड करती है? उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका आईडीए में, उसका आईबीआरडी में, यानी उसका वर्ल्ड बैंक में कितना कंट्रीब्यूशन है उस कंट्री का, मेंबर कंट्री का, उस बेस पर उसकी वोटिंग पावर डिसाइड होती है, या उसके इकोनॉमिक साइज पर उसकी वोटिंग पावर बेस होती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की कैपिटल कितनी है। जब वर्ल्ड बैंक बना स्टार्टिंग में, तो उस टाइम कितनी कैपिटल थी वर्ल्ड बैंक की? उसकी एस्टेब्लिशमेंट के टाइम जिसकी ऑथोराइज, जो बिल्कुल उसकी स्टार्टिंग, जिसकी मैक्सिमम जो कैपिटल्स के ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है वो मैक्सिमम कैपिटल जिसके साथ बैंक स्टार्ट हुआ। तो ऑथोराइज कैपिटल उस टाइम वर्ल्ड बैंक की थी 1000 करोड़ डॉलर। ओके, जिसको डिवाइड कर दिया गया शेयर्स में, जिसमें 1 लाख शेयर्स को हमने डिवाइड कर दिया। एक शेयर था 1 लाख डॉलर का, 1 लाख शेयर्स को डिवाइड किया, यानी हमने 1000 करोड़ डॉलर की ऑथोराइज्ड कैपिटल को डिवाइड कर दिया 1 लाख शेयर्स में। और एक शेयर कितने का था? 1 लाख डॉलर का था। हर कंट्री को, अब अगर किसी भी कंट्री को मेंबर बनना है तो वो मेंबर कैसे बन सकता है? उसको मेंबर बनने के लिए 20%, हर कंट्री का 20% कोटा डिसाइड किया गया, जो उसको देना ही देना है। और जो बाकी का जो 80% रह गया, वो वर्ल्ड बैंक कभी भी किसी भी टाइम जब भी वर्ल्ड बैंक को रिक्वायर्ड हो उसके अकॉर्डिंग वो मंगवा सकता है। तो हर मेंबर कंट्री को 20% कोटा का देना होता है अपनी मेंबरशिप का, जिसमें से 2% वो देगा गोल्ड में और बाकी का 18% वो देगा खुद की करेंसी में। लाइक हमारी इंडिया की करेंसी रुपीज है तो वो रुपीज में पेमेंट करेगा 18%, इस तरीके से। ठीक है, 2% गोल्ड देना और बाकी का 18% खुद की करेंसी में पेमेंट करना। और जो बाकी का बैलेंस रह गया दैट इज 80% बच्चों, वो 80% है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। बैंक, वर्ल्ड बैंक को जब भी रिक्वायर्ड होगा, वर्ल्ड बैंक मेंबर कंट्री से वो 80% पैसा मंगवा सकता है। और ये वर्ल्ड बैंक की जो कैपिटल है वो सेम नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, वो फ्लक्चुएट होती रहती है, वो इंक्रीज होती रहती है टाइम टू टाइम। यानी अगर वर्ल्ड बैंक अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाहे तो वैसे इंक्रीज नहीं कर सकता, उससे पहले बाकी की मेंबर कंट्री से सहमति, कंसेंट लेनी होगी। उसी के बेसिस पे समय समय के साथ वर्ल्ड बैंक अपनी कैपिटल को इंक्रीज करता रहता है। तो गाइज ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं लेक्चर 5th में, जिसमें आपसे मैं बात करूंगी कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक को मैनेज किया जाता है, उसके फंक्शंस एंड सो ऑन। सो थैंक यू एंड काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।